आप सबका स्वागत है इस सत्र में। इस सत्र और इससे पहले वाले सत्र में हम एक व्यवसाय का संचालन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले सत्र में हमने व्यवसाय में इन्वेंट्री और संचालन की गतिविधियां पे एक नज़र डाले थे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आज के सत्र में हम लोग इस विषय पर गौर करेंगे, शेड्यूलिंग एक्टिविटीज इन अ बिजनेस। व्यवसाय में गतिविधियों की शेड्यूलिंग यानी क्रम अनुसार करना। तो हम इस पे नजर डालेंगे कि संचालन की गतिविधियां जो है किस क्रम में आपको करना है एक व्यवसाय में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके व्यापार या व्यवसाय में कैसे कौन कौन से गतिविधियां हैं, संचालन की गतिविधियां हैं और उनको कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए आपको एक योजना बनाना है। किसी व्यापार में अनेक गतिविधियां होते हैं, उनको आपको समझना होगा और इस समझ के आधार पर कार्य करने का एक योजना बनाना होगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये क्रम अनुसार गतिविधियां कैसे करते हैं। सबसे पहले व्यवसाय या व्यापार में एक लक्ष्य होना चाहिए। इससे पहले वाले सत्र में हम 3 व्यापार पे गौर कर रहे थे। लीना के अचार वाले व्यापार, कंकूबाई के किराने के दुकान क्रय विक्रय का व्यापार और नमिता के ब्यूटी पार्लर। तो इन तीनों के लिए क्या लक्ष्य हो सकता है? लीना के अचार वाले व्यापार के लिए लक्ष्य ऐसे हो सकता है, उदाहरण के तौर पे, कि 200 बोतल, हर बोतल 500 ग्राम का, उसमें आम का अचार बेचना है, बना के बेचना है। कंकूबाई का लक्ष्य ये हो सकता है कि 10 किलो चीनी रविवार को तैयार रखे ताकि वो सप्ताह में वो बेच सके। नमिता के ब्यूटी पार्लर का लक्ष्य हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में 12 ग्राहक को सेवा दे। इसके लिए जो जो कच्चा माल चाहिए और अनेक और वगैरह तैयारी चाहिए, वो पहले ही करके बैठे। तो ये 3 हुए लक्ष्य के उदाहरण। तो आप व्यवसाय या व्यापार चला रहे हो, तो इन लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको सोचना होगा कि कौन कौन से गतिविधियां आपको करना है और उन गतिविधियों के किस क्रम में करना है। यानी कौन सा गतिविधि आप सबसे पहले करोगे, उसके बाद कौन सा करोगे, उसके बाद कौन सा करोगे और आखिरी में कौन सा। तो गतिविधि और उसका एक क्रम बनाना है। तो इससे क्या होता है? इस क्रम बनाने से व्यापार को पता चलता है कि आप सही गतिविधि कर रहे हो और सही क्रम में कर रहे हो, ताकि आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। इसी को शेड्यूलिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग करने का 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले एक पे नजर डालते हैं, इसको फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग यानी पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले ये फोरकास्ट शब्द को समझते हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। तो एक उदाहरण को लेके समझते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए आपको आपके दोस्त के शादी में जाना है और दोस्त की शादी बगल वाले शहर में परसों है। तो आपको एक रेलगाड़ी पकड़ के उस शहर तक पहुंचना है और फिर शादी में शामिल होना है। उससे पहले शादी में पहनने के लिए आपको कपड़े खरीदना है और दोस्त के लिए एक भेंट या उपहार खरीदना है। तो इन सब के लिए आप निजी जिंदगी में एक योजना बनाओगे।
आप बोलोगे शादी परसों है, बारात 6 बजे निकलेगा, तो 6 बजे मैं शादी में मुझे तैयार होके पहुंचना है। तो अगर 6 बजे शादी में तैयार होके पहुंचना है, मुझे उस शहर में शायद 4 बजे तक पहुंचना है। 4 बजे मुझे अगर शहर में पहुंचना है तो मुझे शायद सुबह 9 बजे की गाड़ी पकड़ना है। सुबह अगर 9 बजे गाड़ी पकड़ना है तो हो सकता है कि आपको घर से 7:30 बजे निकलना हो स्टेशन पहुंचने के लिए। अगर 7:30 बजे निकलना हो तो सुबह आपको शायद 5:30 बजे उठ के स्नान करके अपना नाश्ता करके तैयार होके निकलना। और उससे पहले आपको आपके शादी दोस्त के शादी में दोस्त को कुछ भेंट देना है, तो उसके पिछले दिन दुकान में जाके भेंट करना। तो ये सब गतिविधियां आपको करना है। आपको सफर की टिकट कटवाना है, भेंट खरीदना है, सुबह उठ के स्नान करके नाश्ता करके स्टेशन पहुंचना है, गाड़ी पे चढ़ना है, गाड़ी पकड़ के बगल वाले शहर में पहुंचना है, फिर शहर से शादी के मंडप तक पहुंचना है और मंडप में सज धज के शादी में शामिल होना है। तो इतने सारे गतिविधियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सा है? दोस्त के शादी में शामिल होना। तो उसको लेके आपको बाकी अनेक गतिविधियां किस क्रम में करना है, ये एक योजना बनाते हो। इसी को फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक महिला है और उस महिला को 2 बच्चे हैं, महिला के 2 बच्चे हैं। हर सुबह वो महिला सुबह उठती है, स्नान करती है, पूजा पाठ करती है। उसके बाद बच्चों को 6:30 बजे उठाती है, उनके लिए नाश्ता बना के उनको पाठशाला के लिए तैयार करती है। फिर उनके जो पाठशाला पहुंचने का ऑटो है वहां तक छोड़ देती है, ऑटो में छोड़ देती है और फिर घर वापस 7:15 बजे आ जाती है। और पाठशाला में आपका क्लास शुरू होता है 8 बजे। तो इस महिला को मालूम है कि बहुत सारे गतिविधियां हैं हर सुबह का। तो वो हर दिन का योजना कैसे बनाएगी? सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है उस महिला के लिए? सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि उस महिला के लिए है कि बच्चे जिस ऑटो में जाते हैं वो ऑटो 7:15 बजे उनके घर के सामने आता है। तो जब ऑटो उनके घर के सामने आता है तो बच्चों को तैयार रहना है। तो उस महिला को बाकी सारे गतिविधियां को इस क्रम में करना चाहिए ताकि वो बच्चे 7:15 बजे तैयार हो ऑटो में बैठने के लिए। अगर 7:15 बजे बच्चे तैयार होना चाहिए, उनको नाश्ता शायद 6:45 बजे देना है। अगर नाश्ता 6:45 बजे देना है तो बच्चों को 6:15 या 6:30 तक जगा के तैयार, फिर उनका समावस्त्र यानी यूनिफॉर्म पहना के तैयार करना है। और उनको अगर 6:15 या 6:30 बजे को उठाना है तो महिला की पूजा पाठ और स्नान उससे पहले खत्म होना है। यानी उसको खुद को 5 साढ़े 5 बजे उठना है। तो ये सारे गतिविधियां हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि के बारे में सोच के एक क्रम बनाएगी और उस क्रम के अनुसार वो काम करेगी। तो यही होता है पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग। तो अभी एक नजर डालते हैं कि व्यवसाय में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो व्यवसाय या व्यापार में पहले आप सोचते हो कि कितना बेचना है, किस ग्राहक को किस उत्पाद का जरूरत है, कितनी मात्रा में जरूरत है, कब तक जरूरत है। उसके अनुसार आपको कौन कौन से उत्पाद तैयार रखना है, कब तक तैयार रखना है। तो आप एक योजना बनाओगे कि मुझे एक उत्पाद 4 सप्ताह बाद इतना उत्पाद बेचना है, 3 सप्ताह बाद इतना उत्पाद बेचना है, 2 सप्ताह बाद इतना उत्पाद बेचना है, अगले सप्ताह इतना उत्पाद बेचना है। अगर इन लक्ष्य को प्राप्त करना है, कब तक
मेरा उत्पाद तैयार होना चाहिए। अगर मेरा उत्पाद तब तक तैयार होना चाहिए, मुझे कच्चा माल कब खरीदने का समय मिलेगा, कब तक खरीद के मैं रख लूं, और कितने कर्मचारी चाहिए मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो ये पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग आप जब करते हो एक व्यापार में, आप इन्वेंट्री, कच्चा माल और अनेक तरह के इन्वेंट्री और कर्मचारी के बारे में सोचते हो और उनका एक योजना बनाते हो, ताकि फ्यूचर डिमांड यानी आगे जो ग्राहक का मांग रहेगा उसको आप पूरा कर सकते हो। तो ये फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग यानी पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग का शुरुआत आप ग्राहक के जरूरतों से शुरू करते हो। तो यहाँ जैसे चित्र में दर्शाया गया है, सबसे पहले आप बिक्री और वितरण पे ध्यान दोगे। मुझे अगले महीने इतना बेचना है उत्पाद, मेरे ग्राहक इतना खरीदेंगे मुझसे, तो अगले महीने मुझे इतना बिक्री करना है, तो उत्पादन मुझे इतना करना है इस महीने में, इस महीने में उत्पादन इतना करना है, तो इस सप्ताह में मुझे कितना खरीदना है। तो जैसे ये चित्र में दर्शाया गया है वैसे आप एक योजना बनाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार व्यापार को ये जानकारी मिल जाए कि ग्राहक की ज़रूरत क्या है और कब तक उनको वो उत्पाद चाहिए, तो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितना उत्पादन करना है। अब कितना उत्पादन करना है सुनिश्चित हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कच्चा माल खरीदना है। तो फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग या पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग में भविष्य में ग्राहक के मांग की अपेक्षा को नजर रखते हुए सारे गतिविधियां किए जाते हैं। ये फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं, सेवा के लिए भी किया जा सकता है। तो उसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक हलवाई का दुकान चला रहे हो या मिठाई का दुकान चला रहे हो, और आपको जितना दूध या शक्कर चाहिए वो मिल जाएगा, उसकी कोई कमी नहीं है बाजार में। तो मिठाई वाले को तो पता होगा कि हर दिन कितने ग्राहक आते हैं और कितने मिठाई खरीद सकते हैं, और मिठाई वाले को ये भी पता होगा कि त्योहार कब आ रहे हैं, दिवाली या दशहरा, और उस समय कितना बढ़ोतरी होगा बिक्री में। तो इस उदाहरण में आप फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग या पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग उपयोग कर सकते हो। पर एक चीज पे ध्यान दीजिए, पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग सारे व्यापार में उचित नहीं है, और बाद में हम एक उदाहरण देखेंगे ऐसे व्यापार की जहां पे ये उचित नहीं है। तो यहाँ पे सबसे मुख्य बिंदु ये है कि पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग मांग और ग्राहक के ऑर्डर के उत्पादन आउटपुट से मिलजुल करता है। यानी आपको आप ग्राहक के मांग से शुरू करते हो, उसके अनुसार उत्पादन करते हो, तो उत्पादन और ग्राहक के मांग में तालमेल बनाता है ये फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग या पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक देखा था पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग यानी फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग। अब देखते हैं अवेलेबिलिटी बेस्ड शेड्यूलिंग या उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग। उपलब्धता के आधार पे आप गतिविधियों के क्रम बना रहे हैं और क्रमानुसार कर रहे हैं। ये कब अवेलेबिलिटी बेस्ड शेड्यूलिंग या उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग कब इस्तेमाल किया जाता है? यह तब उपयोग होता है जब हमारे पास आमतौर पर केवल एक निश्चित मात्रा में कच्चा माल या काम करने के लिए समय उपलब्ध होता है। यानी
कच्चा माल आपको मिल नहीं रहा है बाजार में, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, या आपको 10 कर्मचारी चाहिए काम करने के लिए पर सिर्फ आपके पास 5 कर्मचारी है, तो इस स्थिति में आप जो है आपके हाथ में सिर्फ उसके अनुसार आप गतिविधियां कर सकते हैं। आप पूर्वानुमान के अनुसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पूर्वानुमान लगाए थे कि 10 कर्मचारी चाहिए मुझे इतना उत्पादन करने के लिए, पर है आपके पास सिर्फ 5 कर्मचारी, तो 5 कर्मचारी से कितना कितना काम हो सकता है उतना ही आप कर सकते हो। या आप सोचे थे मुझे 10 केजी चीनी चाहिए बाजार से लाऊंगा, पर आपको मिला सिर्फ 5 केजी, तो 5 केजी से जितना पैकेट बन सकता है उतना ही आप पैकेट बन सकते हो, बना सकते हो। एक और उदाहरण देखते हैं। सीजनैलिटी आपने देखा होगा, मौसमी दौर पे फल फल तो सारे मौसम में तो मिलते नहीं है। सीताफल या आम कई एक मौसम में मिलता है, अलग दूसरे मौसम में नहीं मिलता है। आप अगर सीताफल या आम के उत्पाद कुछ कर, आम के अचार डाल रहे हो या सीताफल के आइसक्रीम डाल रहे हो या आम का लस्सी बना रहे हो, तो साल भर आप बेच नहीं सकते हो। आप तभी बेच सकते हो जब आम उपलब्ध है बाजार में या सीताफल उपलब्ध है बाजार में। और आप पहले से नहीं बोल सकते हो कि कितना उत्पाद बना सकते हो। एक बार आप बाजार जाके पता कर लिए कि कितनी मात्रा में आपको कच्चा माल मिलेगा, तभी आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि कितना आइसक्रीम बनाओगे या कितना लस्सी बनाओगे या कितना अचार डाल सकते हो। ऐसे स्थिति में आपको अवेलेबिलिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यानी उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग उपयोग करना है। एक और उदाहरण देखते हैं, अपने निजी जिंदगी में काफी देखा होगा। मान लीजिए आपके घर के पास दर्जी है, सिलाई वाला, तो त्योहार आ रहा है, दिवाली या दशहरा के त्योहार, तो आप नए कपड़े सिलना है। आपके अलावा सारे गांव या शहर में और भी लोग नए कपड़े सिलवा रहे हैं, तो सब पहुंचते हैं इस सिलाई वाले के पास। मान लीजिए सिलाई वाले के पास 3 मशीन है और 3 कर्मचारी है, और सिलाई के दुकान में पहुंच गए 15 लोग। सबको अगले दिन या 2 दिन में उनके नए कपड़े चाहिए। क्या वो सिलाई वाला ये कर पाएगा? नहीं, सिलाई वाला बोलेगा देखिए मेरे पास 3 ही मशीन है, 3 कर्मचारी हैं, हम लोग 12 घंटे काम करते हैं, इस 12 घंटे में एक आदमी सिर्फ 4 कपड़े सिल सकता है, तो तीनों मिला के सिर्फ 12 कपड़े सिल सकते हैं। तो आज अगर आप दे जाओगे सिर्फ 12 लोगों को कल मिलेगा, बाकी 3 लोगों को उसके बाद ही मिलेगा। तो ऐसे उदाहरण में भी आपको अवेलेबिलिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यानी उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे चर्चा करते हैं उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग कब इस्तेमाल करना। उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग में कच्चे माल और मजदूरों की उपलब्धता इस बात का निर्णय करती है कि व्यापार कितना उत्पाद बनाए और बेचे या कौन सी सेवाएं दे सकता है। यानी आपको आपके व्यापार को जितना चाहिए उतना कच्चा माल नहीं मिल रहा है, या आपके व्यापार को जितने कर्मचारी चाहिए या मजदूर चाहिए उतने मजदूर नहीं मिल रहे आपके पास, उससे कम ही है आपके पास, तो तब जाके आप उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग करोगे। आप बोलोगे अपने ग्राहक को देखिए मेरे पास इतना ही कच्चा माल है, इतने ही मजदूर हैं, तो मैं इस स्पीड से ही, इस गति से ही काम कर सकता हूं, तो इतना ही आपको उत्पाद बेच सकता हूं। चाहे ग्राहक उससे ज्यादा खरीदने के लिए तैयार हो,
तो यहाँ पे इस उदाहरण में अवेलेबिलिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है, ग्राहक के मांग शायद हो सकता है ज्यादा, पर आप वो मांग पूरा नहीं कर सकते हो क्योंकि कच्चा माल या मजदूरी या अन्य कारण से आप उस उत्पाद इतना काम, इसने संचालन की गतिविधियां नहीं कर पा रहे हो इस गति से जितना आपको चाहिए, तो ग्राहक का मांग पूरा नहीं कर सकते हो। और जो चित्र में दर्शाया गया है वो दिखाता है उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग में कौन कौन से गतिविधि किस समय पे करना। सबसे पहले खरीदने से शुरू करते हैं, कच्चा माल खरीदना है और मजदूर को रखना है। फिर उसके बाद उत्पादन देखते हैं, इतना कच्चा माल हमारे हाथ में है, इतने मजदूर हैं, तो हम इतना ही उत्पादन कर सकते हैं इस समय में, और इतना ही उत्पादन किया है तो इतना ही वितरण और बिक्री कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम चाहे तब भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कच्चा माल और मजदूर कम पड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं, उत्पादन व्यापार में शेड्यूलिंग कैसे किया जाता है। तो आपको याद होगा लीना का आम का अचार का व्यापार। लीना का आम का अचार के व्यापार में वो उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग करने का निर्णय लेते हैं। ये निर्णय क्यों लेते हैं? इसलिए कि कच्चे आम मौसमी है और कच्चे आम का मिलना मौसमी है और सिर्फ गर्मी में मिलता है, बाकी साल के बाकी समय नहीं मिलते हैं। और लीना के पास सीमित कच्चा माल है, उसे उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कच्चे आम जब बाजार में आता है तो लीना जाती है बाजार में कच्चा माल खरीदने, और जितना उपलब्ध बाजार में जितना उपलब्ध है उतना खरीद लेती है। तो अब मान लीजिए उसको 200 केजी आम चाहिए था पर सिर्फ 100 केजी मिला। तो अब जब उत्पादन का समय आया, आम का अचार डालने का समय आया, उसको पता है कि ग्राहक के मांग 150 केजी अचार का है, पर वो ग्राहक के मांग पूरा नहीं कर सकती है क्योंकि उसको सिर्फ 100 केजी के आम कच्चे आम मिले हैं। तो वो बोलती है ग्राहक के मांग है पर मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना ही बना सकता हूँ, 100 केजी आम पे आम से अचार डाल सकता हूँ। 100 केजी वो बना लिए, तो वो उसके बाद वितरण और बिक्री, मतलब मैं इतना ही उत्पादन कर पाया तो इतना ही बेच सकता हूँ। 100 केजी ही कर पाए हम उत्पादन, तो ज्यादा से ज्यादा 100 केजी ही वितरण और बिक्री में उपलब्ध होगा। पर हमको मालूम है कि ग्राहक के मांग के अनुसार 150 केजी बिक सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं। अभी महामारी चल रहा है, तो आप सबको मालूम है कि महामारी चल रहा है, सब जगह काम रुक गया है क्योंकि लोग अपने अपने घर चले गए। तो मान लीजिए ये गेट बनाने वाला, फाटक बनाने वाला या गेट बनाने वाला, उनसे फाटक या गेट बन नहीं रहे थे। क्यों? लोहा नहीं मिल रहा था उनको, परिवहन नहीं था, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए परिवहन नहीं था, काफी दिन बंद पड़ा था, तो उनको लोहा नहीं मिल रहा था। और अगर लोहा मिल भी जाता, बहुत सारे कर्मचारी अपने अपने गांव चले गए थे, तो लोहा अगर मिल भी जाता तो काम करने के लिए कोई नहीं था। तो इस कारण से उनका उत्पादन रुक गया था। यहाँ पे अगर फोरकास्ट पे शेड्यूलिंग या पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग इस्तेमाल करते तो वो काम नहीं करता, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है। मतलब उनको पहले से पता नहीं था, उनको पता नहीं है कि कर्मचारी कब वापस आएंगे, उनको पता नहीं है लोहे कब मिलेगा, तो योजना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में उनको सिर्फ
अवेलेबिलिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यानी उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग करना है। उनको बोलना है मेरे पास इतना लोहा पड़ा हुआ है, इतने कर्मचारी हैं, तो मैं इतना ही बना सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्रय विक्रय का व्यापार लेके उसमें शेड्यूलिंग या क्रम कैसे बनाया जा सकता है देखते हैं। हमने कंकूबाई की किराने के दुकान के उदाहरण पे चर्चा कर रहे थे। मान लीजिए कंकूबाई ने 2 साल से ये किराने की दुकान चला रही है। अब तक उसको अंदाजा हो गया है कि हर सप्ताह कितने ग्राहक दुकान पे आते हैं और क्या क्या चीजें खरीद कौन कौन से चीजें खरीदते हैं और कितनी मात्रा में खरीदते हैं। तो इस उदाहरण में कंकूबाई के पास जानकारी अच्छा है, तो उसको फोरकास्ट बेस्ड शेड्यूलिंग यानी पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। तो मान वो बोलेगी हर सप्ताह मेरे दुकान में 20 लोग आते हैं और 20 लोगों में से सब लोग 1 केजी चीनी खरीद के ले जाते हैं। तो उसको पता है कम से कम 20 लोग आएंगे। फिर वो माहौल को देखती है, मतलब व्यापार का माहौल, बगल में एक नया फैक्ट्री खड़ा हो गया, तो जनसंख्या बढ़ गई है। तो बोले कि 20 लोग तो पक्का हर सप्ताह आते हैं, अब नया फैक्ट्री आ गया है तो जनसंख्या बढ़ गई है, तो शायद 5 और लोग आएंगे वहां से। तो मुझे मालूम है कि 25 किलो चीनी मैं बेच सकता हूँ हर सप्ताह। तो उसके अनुसार तो पूर्वानुमान लगा दी है उसने कि 25 किलो चीनी बिकेगा। तो उसके अनुसार वो बाकी सब गतिविधियां करेगी, मतलब बाजार कब जाना है, कितना चीनी खरीदना है, वो चीनी खरीद के अगर दुकान पे पहुंचा के फिर कितने पोटली बनाना है, किस किस वजन का पोटली बनाना है, वो सब गतिविधियां वो इस पूर्वानुमान के आधार पे करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार एक सेवा के व्यापार के लिए शेड्यूलिंग कैसे करना है। जैसे हम पिछले सत्र में बात कर रहे थे, नमिता एक सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ब्यूटी पार्लर में काम कर सकती है और उन 3 दिन सिर्फ 4-4 घंटे काम कर सकती है, यानी एक सप्ताह में 12 घंटे उस ब्यूटी पार्लर में काम कर सकती है। अब सिर्फ 12 घंटे काम कर सकती है, तो उसको अवेलेबिलिटी बेस्ड शेड्यूलिंग करना है, यानी उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग। उसको मालूम है 12 घंटे, मैं 12 घंटे ही काम कर सकता हूँ, मुझे एक ग्राहक को सेवा देने में 1 घंटा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 ग्राहक को एक सप्ताह में सेवा दे सकता हूँ। उसके ब्यूटी पार्लर में अगर 20 ग्राहक आ जाएं तो वो मांग पूरा नहीं कर सकती है, तो पूर्वानुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है नमिता को। तो वो पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग या पूर्वानुमान आधारित गतिविधियों का क्रम नहीं करेगी, वो सिर्फ उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग करेगी। उसको मालूम है कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, तो इतने ही ग्राहक को संभाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा आएंगे तो मुझे उनको वापस भेजना है, उनको सेवा नहीं देना है, उनको बोलना है कि अगले दिन या अगले सप्ताह आ जाए। तो अभी देखते हैं इस भाग का मुख्य बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग व्यापार की ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। तो व्यापार जो चला रहा है वो एक पूर्वानुमान लगाएगा कि ग्राहक के मांग अगले सप्ताह या अगले महीने या अगले साल में कितना होगा, किस उत्पाद की कितनी मात्रा में बिक्री होगी, उसके अनुसार एक क्रम बना के व्यापार में उत्पादन होगा। उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग में कच्चे माल
और मजदूरों की उपलब्धता से इस बात का फैसला किया जाता है कि एक व्यापार कितना कमा सकेगा और ग्राहकों को बेच सकेगा। उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग आप तब प्रयोग करोगे जब बाजार में कच्चे माल की कमी है या मजदूरों की कमी है। तो आपको जितना कच्चा माल चाहिए या जितने मजदूर चाहिए वो मिल नहीं रहा है आपके व्यापार में, तो जितना कच्चा माल है या जितने मजदूर है उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। उस स्थिति में आप उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग का प्रयोग करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूलिंग यानी क्रम अनुसार गतिविधियों का क्रम के दो प्रकार है। एक फोरकास्ट बेस्ड यानी पूर्वानुमान आधारित और दूसरा अवेलेबिलिटी बेस्ड यानी उपलब्धता आधारित। दोनों तीनों प्रकार के व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उत्पाद के व्यापार में या क्रय विक्रय के व्यापार में या सेवा के व्यापार में लागू हो सकते हैं। पर जैसे हमने पहले बताया, कौन सा कब इस्तेमाल करना है आपको ये सोचना है। जब बाजार में किसी चीज की कमी नहीं है, आप पूर्वानुमान आधारित शेड्यूलिंग कर सकते हो। जब बाजार में किसी चीज की कमी है, कच्चा माल या मजदूरों का कमी है, तब आप उपलब्धता आधारित शेड्यूलिंग का प्रयोग करोगे। इन दोनों में से किसका प्रयोग किया जाए यह व्यापार के प्रकृति और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर करता है, जैसे हमने पहले देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने व्यापार के संचालन के जुड़े हुए विचारों पे बात कर रहे थे। सबसे पहले इन्वेंट्री या स्टॉक पे बात किए, उसके बाद एक्टिविटीज यानी गतिविधियां, संचालन के गतिविधियां पे बात किए, उसके बाद शेड्यूलिंग एक्टिविटीज इन द बिजनेस यानी गतिविधियों की क्रम के बारे में बात की। कौन से गतिविधि पहले करना है, कौन से गतिविधि बाद करना है। अभी आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री प्रबंधन। इसमें क्या क्या आपको किन किन बारे में सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आपको सोचना पड़ेगा कि इन्वेंट्री जो है आपके व्यापार या व्यवसाय में, जो भी इन्वेंट्री है, कच्चा माल हो या निर्माण प्रगति कार्य यानी वर्क इन प्रोग्रेस या तैयार उत्पाद, ये सब आपके व्यापार ने धन निवेश करके खरीदा है या तैयार किया है। यानी व्यापार में पूंजी निवेश किए हो, यानी इस इन्वेंट्री में आपके व्यापार का पैसा अटका हुआ है या फंसा हुआ है। जब तक ये इन्वेंट्री बिकेगा नहीं, तब तक वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। कोई भी व्यापार इन्वेंट्री पे बिना पैसा खर्च किए काम नहीं कर सकता है। तो वो आम का अचार का व्यापार हो या ब्यूटी पार्लर हो, आम का अचार बनाने के लिए पहले आपको पैसा लगा के आम खरीदना होगा, मसाले खरीदने होंगे, बोतल खरीदने होंगे, शायद प्लास्टिक के पैकेट खरीदने होंगे। ब्यूटी पार्लर हो तो आपको हेयर स्टाइलिंग, बाल में रंग डालने के लिए रंग खरीदना हो सकता है, या शैम्पू या और कोई कंडीशनर, ऐसे कुछ तो खरीदना है। यानी सारे व्यापार में आपको धन का निवेश करना पड़ेगा इन्वेंट्री में। और जब तक वो इन्वेंट्री खाली नहीं हो जाता, यानी बेचा नहीं जाता है, उस व्यापार का पैसा इन्वेंट्री में फंसा है। तो हर व्यापार के सामने एक प्रश्न रहता है कि कितना पैसा हम इन्वेंट्री में फंसा के रखें।
हर व्यापार को इन्वेंट्री में फंसे धन राशि को कम करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, सब व्यापार के सामने ये प्रश्न या ये समस्या रहता है, कितना इन्वेंट्री रखे। इन्वेंट्री का स्तर व्यापार को चलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं आप, तो बहुत ज्यादा धन या पूंजी उसमें फंसा हुआ है, तो व्यापार के अन्य कार्य के लिए आपके पास शायद धन कम पड़ जाए। अगर बहुत कम इन्वेंट्री रखते हो आप, तो ग्राहक के मांग ढंग से पूरा नहीं कर सकते हो, समय के अनुसार पूरा नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप आम का अचार का व्यापार कर रहे हैं और इन्वेंट्री में 10 बोतल रखते हैं किसी भी समय। अगर 20 ग्राहक आ जाए तो 10 ग्राहक को आपको खाली हाथ वापस भेजना पड़ेगा, यानी बिक्री का मौका था आपके सामने, पर आप बेच नहीं पाए ताकि क्योंकि इन्वेंट्री बहुत कम था। और उल्टा स्थिति ये है, मान लीजिए आप 40 बोतल इन्वेंट्री रखते हैं, यानी 40 बोतल और उतने आम के अचार का पैसा फंसा हुआ है उसमें, और सिर्फ 20 ग्राहक आए। तो ग्राहक को तो संतुष्ट कर दिया आपने 20 बेच के, पर अभी भी 20 बोतल इन्वेंट्री आपके हाथ में पड़ा हुआ है, आपके व्यापार में पड़ा हुआ है, यानी आप उतना पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत मायने रखता है कि इस व्यापार में कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए, इन्वेंट्री का कितना मात्रा पर्याप्त है व्यापार के लिए। बहुत सोच लगाना पड़ेगा आपको इसमें। बहुत कम करोगे तो बिक्री करने का मौका हाथ से निकल जाएगा, और बहुत ज्यादा करोगे तो बहुत धन उसमें फंसा रहेगा। उदाहरण देखते हैं एक ढाबे का। तो एक आदमी ढाबा चला रहा है, तो वो कितनी मात्रा में आलू खरीदे। 3 महीने के लिए आलू खरीद के रखें एक ही समय पे। आप क्या कहते हो? आप बोलोगे कि ये गलत बात है, आलू तो खराब हो जाते हैं। एक ही समय में 3 महीने के लिए आलू खरीदोगे तो बहुत धन की निवेश करना पड़ेगा, और अगर उतना आलू मिल भी जाए तो कहाँ आप भंडार करोगे उसको। और बोलोगे आलू तो रोजाना मिलता है बाजार में, तो इतना क्यों खरीदना है, जब जरूरत पड़े तो बाजार चले जाएंगे और खरीद लेंगे। तो शायद इस ढाबे के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री का पर्याप्त मात्रा होगा, एक हफ्ते के लिए आलू खरीद के रख ले। हो सकता है वो 100 किलो हो, उससे ज्यादा नहीं। इसी उदाहरण में सोचते हैं, मान लीजिए इन्वेंट्री कच्चा माल बहुत ज्यादा खरीद लिए, ज्यादा धन उसमें लगा दिए, तो उनके हाथ में बाकी कार्य के लिए धन कम पड़ जाएगा। मान लीजिए 100 किलो सप्ताह के लिए खरीदने के बजाय वो 400 किलो खरीद लिए। मान लीजिए आलू 30 रुपए प्रति किलो है भाव, तो 12,000 रुपए आलू खरीदने में लगा दिए। पर एक सप्ताह में कितना खर्च होगा? सिर्फ 100 किलो यानी 30 रुपए प्रति किलो के आधार पर 300 रुपए। आप बिना कोई कारण 9,000 रुपए को लगा दिए हैं इन्वेंट्री में। अभी आपके व्यापार को चलाने के लिए 9,000 रुपए कम पड़ रहा है। ये बात समझ में आई? एक और बात दोहराता हूं। मान लीजिए उस ढाबे में 100 किलो आलू की जरूरत पड़ता है हर सप्ताह, पर मालिक ने एक सप्ताह के आलू खरीदने के बजाय 1 महीने का आलू खरीद लिया, यानी 400 किलो। मान लीजिए कि आलू के भाव 30 रुपए प्रति किलो है बाजार में, तो मालिक ने 400 किलो खरीदा, यानी 400 गुना 30, 12,000 रुपए खर्च करके आलू खरीद लिया। पर एक सप्ताह के लिए सिर्फ 100 किलो चाहिए, यानी
100 गुना 30, 3,000 रुपए के आलू ही चाहिए। बिना कारण के आप वो 12,000 और 3,000 के फर्क यानी 9,000 रुपए इन्वेंट्री में लगा दिए। ये अगले सप्ताह और उसके अगले सप्ताह में कर सकते थे, पर इस सप्ताह किए आप तो आपके हाथ में व्यापार के लिए 9,000, व्यापार चलाने के लिए 9,000 रुपए कम है। तो आपको ये सोचना होगा इन्वेंट्री की पर्याप्त मात्रा कितना है, कच्चा माल हो या आधा तैयार उत्पाद हो या तैयार उत्पाद हो, कितना रखना है, क्योंकि इसका असर आपके व्यापार के धन पे पड़ता है। कितना धन आपके हाथ में है खर्च करने के लिए या निवेश करने के लिए है। और दूसरी बात याद रखना है, एक कार्यशील पूंजी, इस शब्द से तो आप शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे। एक व्यापार में कितना कार्यशील पूंजी की जरूरत है वो इस पे निर्भर है कि उस व्यापार में कितना इन्वेंट्री रखना है। एक व्यापार को कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यापार ने कितनी इन्वेंट्री रखने की निर्णय किया है। बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी। बहुत कम रखोगे तो कार्यशील पूंजी की जरूरत कम पड़ेगी, पर आप शायद ग्राहक के मांग पूरा नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि कार्यशील पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा है इन्वेंट्री का खर्च। तो आप याद रखिए, इन कार्यशील पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा है इन्वेंट्री का खर्च। तो इसलिए आपको बहुत समय और सोच देना होगा कि आपके व्यापार में किस मात्रा इन्वेंट्री का किस मात्रा पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री के प्रबंधन की मूल बातों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, इन्वेंट्री को ऑर्डर कब करें। तो ये सब बोलेंगे जब एक व्यापार में इन्वेंट्री कम हो जाती है तब उसकी गतिविधियां रुक सकती है। अगर कच्चा माल कम पड़ गया, आपके कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे, सारे गतिविधियां बंद हो जाएंगे, तो उस समय पर आप ऑर्डर करोगे। पर उस समय पर आप ऑर्डर करोगे तो हो सकता है काम थोड़ा रुक गया हो, तो आप ऐसे समय पे कच्चा माल का ऑर्डर दें ताकि आपका काम या गतिविधि न रुके। गतिविधि चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल हर समय उपलब्ध हो। एक व्यापार के लिए हमेशा पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सही समय पर कच्चा माल का ऑर्डर देने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। यानी आपको हर समय कच्चे माल पे एक नजर रखना है, और वो जब कम पड़ रहा है तो तुरंत ऑर्डर देना है ताकि आपके व्यापार की गतिविधियां बंद ना हो जाए। एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यापार कब इन्वेंट्री का ऑर्डर या स्टॉक का ऑर्डर या कच्चा माल का ऑर्डर देना है। मान लीजिए एक ऐसा व्यापार है जो मूंगफली का तेल बनाता है और बाद में ग्राहक को बेचता है। ये रोजाना 50 लीटर मूंगफली का तेल बनाता है, 50 लीटर, और उसके लिए 100 बोतल चाहिए पैकेट बनाने के लिए। मान लीजिए अभी बिजनेस में 500 बोतल है इन्वेंट्री में। तो सवाल पैदा होता है, ये बिजनेस 500 बोतल के वर्तमान इन्वेंट्री के समाप्त होने पर व्यापार को क्या करना चाहिए। क्या ये बिजनेस ये सारे 500 बोतल खत्म होने तक इंतजार करें अगले बोतल का ऑर्डर देने के लिए, या उससे पहले ही ऑर्डर दे। यही सवाल है ये व्यापार के सामने। तो याद रखिए, एक व्यापार में हर समय
काम होना जरूरी है। कोई भी गतिविधि इस कारण से बंद नहीं होना चाहिए कि इन्वेंट्री या कच्चा माल कम पड़ गया हो। इसके लिए एक व्यापार को हर समय नजर रखना है कि कितना इन्वेंट्री है, कितना इन्वेंट्री उपयोग कर रहे हैं, तो कितना इन्वेंट्री की जरूरत पड़ सकती है आगे, और उसके लिए ऑर्डर देना है या नहीं, ताकि वो कच्चा माल सही समय पे व्यापार में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गणित करते हैं। ये जो 500 बोतल इन्वेंट्री में रखा हुआ है वो कितने दिन में प्रयोग किया जाएगा? तो हमने देखा था कि हर दिन 100 बोतल का प्रयोग करते हैं। 500 बोतल है तो 500 भागा 100 यानी 5 दिन में 500 बोतल का प्रयोग किया जाएगा। अब आप सब जानते ही हो कि अगर आप आपूर्तिकर्ता को बोलते हो कि कच्चा माल चाहिए, वो तुरंत पहुंचा नहीं पाते हैं। अक्सर उनको कई दिन या कई घंटे या कई दिन लगता है कच्चा माल पहुंचाने आप तक ऑर्डर देने के बाद। तो मान लीजिए इस उदाहरण में आपूर्तिकर्ता को 2 दिन लगता है। जब जब से आप ऑर्डर देते हो तब से आपूर्तिकर्ता को 2 दिन लगता है वो बोतल पहुंचाने के लिए। इन 2 दिन को हम लीड टाइम कहते हैं, समय सीमा यानी समय सीमा। जब से आप ऑर्डर देते हो उस समय से लेके जब तक वो कच्चा माल आप तक पहुंच जाए, उसको समय सीमा यानी लीड टाइम कहा जाता है। इस उदाहरण में 2 दिन है। इसका मतलब क्या है? यानी सारे बोतल खत्म होने के 2 दिन पहले आप इस व्यापार में आपको बोतल का ऑर्डर देना पड़ेगा, ताकि आपका काम बंद ना हो जाए। यानी जब इन्वेंट्री में 200 बोतल बचे हैं, उस समय हमको ऑर्डर देना होगा आपूर्तिकर्ता को कि और बोतल लाए। तो इन 200 बोतल की मात्रा को रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं। इससे क्या संकेत मिलता है हमको? इससे ये संकेत मिलता है कि वो समय आ गया है जब हमको आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर देना है और बोतल लाने के लिए, और बोतल खरीदने के लिए। तो यहाँ पे 2 मुख्य बात है आपको सोच याद रखना है कि एक लीड टाइम, ये समय यानी समय सीमा। ये समय सीमा वो समय होता है जब ऑर्डर देने से माल मिलने तक का समय। यानी आप जब से ऑर्डर दोगे तब से कितना समय लगेगा माल को आप तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस उदाहरण में वो समय सीमा 2 दिन है, यानी लीड टाइम 2 दिन है। दूसरी बात यह है रीऑर्डर पॉइंट। ये रीऑर्डर पॉइंट मतलब आपके इन्वेंट्री में कितने मात्रा का इन्वेंट्री बचा है जब आपको फिर से ऑर्डर देना पड़ेगा। एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए वो ढाबे वाले पे आते हैं वापस। मान लीजिए ढाबे में हर समय 4 गैस के सिलेंडर रखा जाता है रसोई में। किसी एक समय पे एक ही सिलेंडर उपयोग करते हैं वो, और एक सिलेंडर 4 दिन तक चलता है। मान लीजिए गैस बुकिंग करने के बाद 8 दिन लगता है सिलेंडर वो ढाबे में आने के लिए। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए? सोचिए। तो एक सिलेंडर खत्म होगा तो आप दूसरे लगाओगे। अब आपके पास उस ढाबे में एक खाली सिलेंडर और 2 भरा हुए सिलेंडर बचे होंगे। तो रीऑर्डर पॉइंट ये होगा कि जब 2 भरे हुए सिलेंडर है तब आपको
गैस का बुकिंग करना है। क्यों? एक बार आप बुकिंग दे दोगे, 8 दिन लगता है सिलेंडर पहुंचने में, और उन 8 दिन के Vijay, लिए। sorry, Vijay, I'm sorry. या In this example, हाँ, what we are trying to do is there are 4 cylinders. करेक्ट। Okay. हम्म Initially, there are four, say, filled cylinders. हम्म So one cylinder gets consumed. करेक्ट। 4 days have gone, हम्म and at that point there are three left. राइट। You disengage one, you attach the other. हम्म Um, okay, I see what you're saying. Basically, my intention was the moment it comes down to 3 cylinders, full cylinders, make a reorder. राइट। The reason is, so you have then at that time one You have 12 empty. days. You have 12 days left. Yes, you have 12 days left, but I did a plus minus. If for some reason it Yeah. is delayed, then you Hmm. still have one full cylinder, which Right. is for me, Hmm. the reorder point is 3 full cylinders. And the way you Hmm. explained it, Hmm. a reorder point is 2 full cylinders. Yeah, that's what you've written. Also, at that point, I was reading. I had anyway. Oh shit, I made a mistake. Reorder point is equal to 2 full cylinders is what you had written. Uh, Okay. All so I right. didn't do the calculation. No, I no, was no, no, doing. no, no, no. So And what do you okay. want to do? You want to? This is sort of in the. No, that is right. That is Hmm. right. I paused it, so no Hmm. worries. I think I will restart it at the count of three. Hmm. Why don't you just repeat that piece again? Okay. One more Okay. example. Let me repeat it, and then you Hmm. go through it. Okay. Okay. ठीक। All right. So 3, 2, 1. चलिए, समय सीमा या लीड टाइम और रीऑर्डर पॉइंट, इन दोनों बात को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। पहले, इससे पहले हम एक ढाबा के बारे में बात कर रहे थे, उसी ढाबा पे आते हैं। मान लीजिए कि उस ढाबे में हर वक्त 4 सिलेंडर रहते हैं रसोई में। किसी एक वक्त पे एक ही सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, और एक सिलेंडर 4 दिन तक चलता है। और एक बार आपने ऑर्डर दिए तो उसके 8 दिन बाद नए सिलेंडर आपके ढाबा तक पहुंचता है। तो इस स्थिति में रीऑर्डर पॉइंट कब होना चाहिए, और जब आप ऑर्डर देते हो तो कितने सिलेंडर का ऑर्डर देना चाहिए, सोचिए। तो जब सबसे पहला किसी एक समय पे एक ही सिलेंडर का उपयोग कर रहे हो, सबसे पहला सिलेंडर 4 दिन चलेगा। 5वें दिन पे आप दूसरे सिलेंडर लगाओगे। अब आपके हाथ में 3 सिलेंडर है, हर सिलेंडर 4 दिन चलेगा, यानी 12 दिन तक आपका ढाबा चलेगा बिना कोई दिक्कत का। और आपको पता है कि ऑर्डर देते ही 8 दिन में सिलेंडर पहुंच जाएगा, यानी ये 3 सिलेंडर खत्म होने से, आज अगर आप 5वें दिन पे अगर आप ऑर्डर दोगे तो 12वें दिन तक नए सिलेंडर पहुंच जाएगा, और आपका काम पे कोई बाधा नहीं पड़ेगा। पर आप ये भी जानते हो, आपका अनुभव कहता है थोड़ा सिलेंडर पहुंचाने में और ऑर्डर लेने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो रीऑर्डर आप जब तब करोगे जब पहले सिलेंडर खाली हो जाता है और 3 भरे हुए सिलेंडर बाकी है। तो रीऑर्डर पॉइंट 3 भरे हुए सिलेंडर। बात समझ में आई ना? तो आपके पास 5वें दिन में 3 सिलेंडर हैं, वो भरे हैं, और हर सिलेंडर 4 दिन चलता है, यानी 12 दिन तक का सिलेंडर है। पर आपको ये भी पता है कि क्या उस गैस के ऑर्डर देने पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। साधारण तौर पे 8 दिन में नया सिलेंडर पहुंच जाता है, पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए आप जैसे ही आपके पास सिर्फ 3 भरे हुए सिलेंडर बचते हैं, आप तुरंत नया ऑर्डर दे दोगे। तो रीऑर्डर पॉइंट हुआ 3 सिलेंडर। पर अब सवाल उठता है, जब ऑर्डर देते हो तो कितने सिलेंडर का ऑर्डर देना है।
तो आपको याद होगा कि ऑर्डर देने से 8 दिन बाद सिलेंडर पहुंचेगा। यानी आप 5वां दिन ऑर्डर दे रहे हो, एक सिलेंडर खत्म हो गया और 8 दिन बाद यानी 12वें दिन पे नए सिलेंडर आएंगे। तब तक 2 और सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, यानी आपके पास उस समय 3 खाली सिलेंडर और एक भरा हुआ सिलेंडर बचा रहेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं 5वां दिन आप जब ऑर्डर दोगे, आप 3 सिलेंडर का ऑर्डर दोगे। जब तक वो सिलेंडर लाता है तब तक आपके पास 3 खाली सिलेंडर होगा, तो आप 3 खाली सिलेंडर दे दोगे और 3 भरा हुआ सिलेंडर ले लोगे। बात समझ में आई? तो आप जब व्यापार चला रहे हो, आप लीड टाइम, समय सीमा, यानी ऑर्डर देने से वो माल पहुंचने तक का समय कितना है, उसके अनुसार आप ऑर्डर दोगे, उसको मन में रखते हुए ऑर्डर दोगे। और दूसरी बात, रीऑर्डर पॉइंट, यानी कितनी मात्रा में कच्चा माल बाकी है आपके पास, उसके अनुसार आप ऑर्डर दोगे। ये 2 बात आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि समय सीमा यानी लीड टाइम और रीऑर्डर पॉइंट के बीच क्या संबंध है। तो रीऑर्डर पॉइंट समय सीमा से ही निकाला जा सकता है। रीऑर्डर पॉइंट आपको ये संकेत देता है कि समय सीमा की अवधि में कितना कच्चा माल आप उपयोग करोगे। रीऑर्डर पॉइंट समय सीमा यानी लीड टाइम से ही निकला है। ये बताता है कि समय सीमा के दौरान कितना स्टॉक इस्तेमाल में लाया जा चुका है। बात समझ में आए? रीऑर्डर पॉइंट और समय सीमा यानी लीड टाइम का संबंध ये है। रीऑर्डर पॉइंट ये क्या संकेत देता है आपको कि समय सीमा के दौरान कितना कच्चा माल या माल आप उपयोग करोगे। एक उदाहरण देखते हैं। एक कैंटीन है, मान लीजिए, उस वो 20 लीटर के कैन खरीदते हैं, पानी का कैन खरीदते हैं। हर घंटा वो 4 लीटर, हर घंटे में 1 घंटे में वो 4 लीटर पानी की उपयोग कर लेते हैं। जब वो पानी का जब पीने का पानी का स्तर एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है, वो फोन करते हैं आपूर्तिकर्ता को कि नया थोड़ा पानी लाइए, नया कैन डाल दीजिए। इस आपूर्तिकर्ता को 1.5 घंटे लगते हैं पानी लाने में। आपूर्तिकर्ता एक आदमी को भेजता है मोटर बाइक में पानी ला, वो उसके साथ पानी का कैन लाता है और पानी का जो खाली कैन पड़े हैं वो वापस ले जाता है। तो यहाँ पे आपको सोचना है, 1.5 घंटा लगता है। हर घंटा आपका 4 कैन का इस्तेमाल होता है, यानी 1.5 घंटे में 2 कैन। तो जब 6 कैन बचे हैं आपके पास, तब आपको नया ऑर्डर देना है आपूर्तिकर्ता को। वो 6 कैन बचे हैं, यानी 1.5 घंटे तक का पानी आपके कैंटीन में है और वो आपूर्तिकर्ता को 1.5 घंटा लगता है पानी के कैन लाने में। तो आप जब 6 कैन बचे हुए हैं, आप आपूर्तिकर्ता को फोन करके बोलोगे पानी खत्म हो रहा है मेरे कैंटीन में, आप पानी के कैन लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सवाल है, किसी एक समय में कितना इन्वेंट्री का ऑर्डर करें। तो इससे पहले हम समय सीमा यानी लीड टाइम और रीऑर्डर पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है? यह वो स्तर है जब व्यापार को इन्वेंट्री का ऑर्डर करना चाहिए। रीऑर्डर पॉइंट आपको ये बोलता है या ये संकेत देता है कि समय आ चुका है ऑर्डर देने का। आपूर्तिकर्ता को फोन कीजिए या आपूर्तिकर्ता से बात कीजिए और माल का ऑर्डर दीजिए। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है
कि कितना इन्वेंट्री का ऑर्डर देना है। आपूर्तिकर्ता को आप फोन तो कर लिए, बोल दिए मुझे ऑर्डर चाहिए, रीऑर्डर पॉइंट आपके व्यापार में रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच गया माल, तो आप आपूर्तिकर्ता को फोन तो कर दीजिए, कर दिए। फिर सवाल आपूर्तिकर्ता आपसे करेगा कि कितना माल डालूं, तो आपको इसके बारे में भी सोचना है। जैसे हम वो ढाबे वाले के उदाहरण में देखे थे, आप इसके बारे में सोचना। किसी भी व्यापार के लिए इन्वेंट्री की जरूरत हमेशा होती है, इसलिए क्या हमें उपलब्ध नकदी से जितना अधिक हो सके इन्वेंट्री खरीद लेनी चाहिए। आपको याद होगा हमने बोला व्यापार में पर्याप्त मात्रा की इन्वेंट्री रखिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। जितना नकद आपके हाथ में है उतना खरीदें या नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बात पे ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप थोक बाजार में जाते हो खरीदने के लिए। आप जब घर से या व्यापार से निकलते हो बाजार जाने के लिए, आपके मन में होगा कि इतनी मात्रा में खरीदना है मुझे कच्चा माल। बाजार मान लीजिए आप सोचो कि 20 किलो का कच्चा माल खरीदना है। थोक बाजार में पहुंच गए तो आपूर्तिकर्ता बोलेंगे, अरे जी आप 20 किलो क्यों खरीद रहे, 50 किलो खरीद लीजिए और मैं 80% का छूट देता हूं। तो हो सकता है आप लालच में आके पूरा 50 किलो खरीद लेंगे। पर इस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि थोक में खरीदना आपके व्यापार के लाभकारी है या हानिकारी है। जैसे हम पहले कह चुके हैं, आप जब इन्वेंट्री खरीदते हो तो व्यापार का धन या पूंजी निवेश में फंसा है। जब तक वो बिक नहीं जाता है तब तक पैसा आपके हाथ में वापस नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, आपके व्यापार का कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ जाती है। तो आपको ये सोचना होगा कि आपके मन में 20 किलो खरीदने का इच्छा था, तो 20 किलो खरीदें या लालच में आके जो आप थोक विक्रेता जो 50 किलो दे रहा है वो खरीदें। तो यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, आपके साथी से चर्चा कीजिए, इन्वेंट्री थोक में खरीदें, उनका क्या अनुभव है थोक में खरीदने का, अच्छा अनुभव है या बुरा अनुभव है, और उससे व्यापार में क्या असर पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितनी इन्वेंट्री का ऑर्डर करें, इस सवाल का या प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। हर व्यापार के लिए उत्तर अलग होगा। ये इस पे निर्भर होगा कि लीड टाइम कितना है, समय सीमा कितना है, रीऑर्डर पॉइंट कितना है, आपके हाथ में कितना नकद है या पैसा है व्यापार में, आपके कार्यशील पूंजी की जरूरत क्या है, वो कार्यशील पूंजी आपके पास है या आपको कर्ज करना पड़ेगा, बाहर से किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, इन सब पे निर्भर होता है। सभी व्यापारों को कई कारकों के आधार पर यह तय करना होगा कि कितनी इन्वेंट्री खरीदी जाए। तो ये कारक क्या है? निर्णय हमेशा व्यापार के लिए उपलब्ध नकदी और इन्वेंट्री संबंधी अलग अलग लागतों के बीच संतुलन के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इन्वेंट्री खरीदने और रखने में अलग अलग लागत है। हम देखते हैं ये लागत क्या क्या है। सबसे पहले लागत है ये इन्वेंट्री खरीदने की लागत। आप बाजार जाते हो, विक्रेता से खरीदते हो, तो विक्रेता को वो खरीदने के लिए जितना पैसा देते हो वो इन्वेंट्री खरीदने की लागत हो गई। एक बार खरीद लिए तो बाजार, थोक बाजार या जो भी बाजार तक गए, वहां से आपके व्यापार तक पहुंचाने का परिवहन की लागत।
वो है, शायद आपको एक टेम्पो किराए पे लेने पड़े या ऑटो वाले को किराए पे लेना पड़े और वो सारा माल आपके व्यापार तक पहुंचाने के लिए। तीसरा लागत है उसको भंडारण करने का लागत। सारा माल ला दिए, हो सकता है कि आपके पास जगह कम पड़े, तो हो सकता है आपको एक गोदाम किराए पे ले वहां पे रखें, फिर जब जरूरत पड़े गोदाम से लाके आपके दुकान पे रखे या फैक्ट्री पे रखे, यानी वो गोदाम का किराया वो भी इन्वेंट्री के लागत में शामिल हो जाता है। तो आपको ये सोचना होगा आपके व्यापार में जितना नकद राशि उपलब्ध है और ये इन्वेंट्री के लागत जो है, इनके बीच में संतुलन कैसे लाया जाए और उसके अनुसार इन्वेंट्री खरीदें आप। बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आप रखोगे तो बहुत ज्यादा धन फंस जाएगा, निवेश फंस जाएगा और आपके पास नकद की उपलब्धि कम हो जाएगी। और बहुत कम रखोगे आप तो ग्राहक के मांग पूरा करने में समय लग जाएगा। तो आपको एक संतुलन में होना चाहिए, आपको ये सोचना पड़ेगा। एक चीज अगर ऊपर जाता है, अगर व्यापार में उपलब्ध नकदी ऊपर जाता है तो इन्वेंट्री नीचे जाता है, यानी इन्वेंट्री कम पड़ जाता है। और उल्टा, व्यापार में उपलब्ध नकदी अगर कम हो जाता है तो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि संतुलन कब कब मिलेगा, कितना इन्वेंट्री खरीदें तो सारी चीज संतुलन में रहेगा आपके व्यापार के अनुसार। तो एक और बार ये इन्वेंट्री के लागत पे नजर देते हैं। इन्वेंट्री खरीदने की लागत तो आप सबको समझ में आ जाएगा, इन्वेंट्री की परिवहन की लागत भी आपको समझ में आ जाएगा। पर कई लोग के मन में प्रश्न होगा कि इन्वेंट्री के भंडारण की लागत क्या होता है। इन्वेंट्री अगर बहुत ज्यादा खरीद लिया, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि शायद आपको कोई गोदाम किराए पे लेना होगा। गोदाम अगर किराए पे लोगे तो वो किराया भंडारण करने का एक लागत हो गया है। अब आपको ये भी, आप उस इन्वेंट्री को सुरक्षित रखना, इच्छा सुरक्षित रखने का कोशिश करोगे, यानी कोई सिक्योरिटी वाले को लगाओगे तो वो सिक्योरिटी वाले का तनख्वाह, देखभाल करने का तनख्वाह भी इन्वेंट्री के भंडारण के लागत में लग जाएगा। और अगर मान लीजिए वो गोदाम में रखे कुछ खराब हो जाता है माल, चूहा वूहा घुस गया, बिल्ली घुस गई और थोड़ा बहुत खराब हो गया माल, वो भी इन्वेंट्री के भंडारण की लागत में शामिल हो जाता है। तो आपको लागत और इन्वेंट्री की लागत और व्यापार में उपलब्ध नकदी को संतुलन में रखना चाहिए। वो कैसे संतुलन पहुंचना है, इस पे आपको बहुत सोच लगाना पड़ेगा। अब इन्वेंट्री के लागत पे और ध्यान देते हैं कि कैसे कम करना है। इन्वेंट्री के परिवहन के लागत आपको कम करना है। इसका मतलब होगा आपको आप बार बार बाजार ना जाए, हर सप्ताह जाने के बजाय महीने में एक बार जाइए या 2 सप्ताह में एक बार जाइए। पर अगर आप 2 सप्ताह में एक बार जाओगे या महीने में एक बार जाओगे बाजार, तो इन्वेंट्री खरीदने का लागत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको और ज्यादा इन्वेंट्री खरीदना है। और बहुत और आप बहुत और ज्यादा इन्वेंट्री खरीद रहे हो, इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री के भंडारण की लागत भी बढ़ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर इन्वेंट्री का एक लागत कम करने की कोशिश करते हो तो इन्वेंट्री के अन्य लागत बढ़ते हैं। तो इसको संतुलन, इन तीनों को कब्जा में रखना, सीमित रखना, इस कैसे सीमित रखना, इसमें बहुत सोच लगाना पड़ता है हर व्यापार को। अगर आप इन्वेंट्री खरीदने की लागत कम करने की कोशिश कर रहे हो तो हर बार जब बाजार जाओगे कम खरीदोगे, पर इसका मतलब ये होगा कि आपको बार बार बाजार जाना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री खरीदने की लागत तो कम हो गई है, पर इन्वेंट्री के परिवहन की लागत बढ़ जाएगी। तो
जैसे हम पहले कह रहे थे, कितना इन्वेंट्री ऑर्डर करें, ये कोई आसान प्रश्न नहीं है। हर व्यापार को बहुत सोच लगाना पड़ेगा और व्यापार में उपलब्ध नकद और इन्वेंट्री के बीच में संतुलन लाने का प्रयास करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस भाग का मुख्य बिंदु क्या है? इन्वेंट्री खरीदते समय इन्वेंट्री की आपूर्ति की समय सीमा, रीऑर्डर पॉइंट यानी कब ऑर्डर करना है को बताए। तो दो चीजें याद रखना है हमको इन्वेंट्री में, समय सीमा या लीड टाइम और रीऑर्डर पॉइंट। तो लीड टाइम और रीऑर्डर पॉइंट में संबंध है। लीड टाइम बताएगा कि आपका रीऑर्डर पॉइंट क्या होना चाहिए। रीऑर्डर पॉइंट वो स्तर है जब आपको इन्वेंट्री का फिर से ऑर्डर देना होगा। कितनी इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है, यह कई प्रकार की लागतों जैसी इन्वेंट्री की लागत, परिवहन की लागत और भंडारण की लागत पर निर्भर करता है। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कितना इन्वेंट्री ऑर्डर करें, इस निर्णय पे बहुत सारे कारक है। इस निर्णय में बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इन्वेंट्री खरीदने की लागत, इन्वेंट्री के परिवहन की लागत और इन्वेंट्री भंडार करने की लागत। और आपका प्रयास ये रहेगा कि व्यापार में नकदी की उपलब्धि और इन्वेंट्री की लागत संतुलन में रहे। इसको नजर में रखते हुए आप कितना इन्वेंट्री कब ऑर्डर करना है, ये निर्णय लोगे आप। चलिए आज के लिए इतना ही है।